Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture on the topic of pyruvate oxidation and Krebs cycle। यानी हमने पीछे क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के हवाले से पढ़ा था, यहाँ पे हमने ये देखना है कि उस जो पायरुवेट बना था उसकी आगे डेस्टिनेशन क्या होती है। यानी हमने एरोबिक पाथवे बेसिकली तो यहाँ पे डिस्कस करना है कि एरोबिक पाथवे जो है उसमें पायरुवेट कैसे ऑक्सीडाइज होगा एंड हाउ इट कैन बी द पार्ट ऑफ Krebs साइकिल। वो Krebs साइकिल में कैसे एंटर होगा, कैसे उसका पार्ट बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली आता भी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करते हैं कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कैसे होती है। देखिए, ये हमारे पास पायरुवेट मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। ये पहले डीकार्बोजाइलेशन करेगा, यानी यहाँ से ये जो आपको ग्रे में नज़र आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, तो रिजल्टेंटली हमारे पास एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा, जो कि एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटल्डिहाइड जो होता है, यानी इसमें से फिर ऐसे किया जाता है कि इस एसिटल्डिहाइड को जो है ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन कराया जाता है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा और आपके पास एक NADH मॉलिक्यूल बन जाएगा और आपके पास इस तरह से एसिटाइल ग्रुप बन जाता है। अब एसिटाइल ग्रुप जो है ये क्योंकि एक्टिव होता है, इसके साथ कोएंजाइम A आके लग जाता है ताकि इसको एक्टिवेट किया जा सके, तो एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ से बन जाता है। ठीक है। सो हमने ये बात की है कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन जो है पायरुवेट साइटोसोल में प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन पायरुवेट जो होता है ना, ये एक चार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। ऑन एंटरिंग माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट डायरेक्टली Krebs साइकिल में नहीं जाता, बल्कि ये इसके कुछ स्टेप्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो होते ये है कि जैसे ही पायरुवेट जो है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने की जो है वो कोशिश करता है, तो रिजल्टेंटली क्या है कि पहले स्टेप में तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, फिर उससे हाइड्रोजन एसिटाइल ग्रुप से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाता है। फाइनली जब उसके साथ ये चीज़ कंबाइन होती है, वो एसिटाइल को ए बन जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो एसिटाइल को ए बना है, इसमें को ए आपने याद रखना है, ये जो SCOA को ए ग्रुप है, ये सिर्फ उसके साथ एज अ को एंजाइम, या आप यूँ कह सकते हैं कि एज अ स्ट्रक्चर स्टेबलाइज़र, कि उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये अटैच हुआ था ताकि ये आगे Krebs साइकिल तक जा सके। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है Krebs साइकिल। अच्छा जी, Krebs साइकिल में क्या होता है कि Krebs साइकिल जो होती है ना, इसमें सबसे पहले कि ये जो साइकिल था, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैंस क्रैब ने किया था, तो इस वजह से दैट्स वाई इसको हम Krebs साइकिल कहते हैं। अब इसको सिट्रिक एसिड साइकिल का भी नाम दिया जाता है, या इसको हम ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल का भी नाम देते हैं। रीज़न इज़ दैट कि इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, ये रिलीज़ हो जाते हैं, दैट्स वाई इसको ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल, या जो पहला बनने वाला मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो सिट्रेट होता है तो इस वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। आपने ये याद रखना है कि साइंटिस्ट के नाम की वजह से Krebs साइकिल, पहला जो प्रोडक्ट है वो सिट्रेट है तो सिट्रिक एसिड साइकिल, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होती हैं तो TCA या ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल का भी इसको हम नाम देते हैं। ठीक है जी। स्टेप्स पहले, सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि एसिटाइल को ए कंबाइन करता है पहले से मौजूद ऑक्सैलोएसीटेट के साथ, तो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सिट्रेट बन जाता है। ठीक है, जो कि पहला प्रोडक्ट है, और यहाँ से CO ग्रुप लिबरेट कर जाता है क्योंकि वो को एंजाइम था, उसका काम था सिर्फ इसको चलाना। फिर उसके बाद सिट्रेट में जो है ना क्या होता है कि वाटर की रिमूवल होती है, तो ये सिस अकोनिटेज में कन्वर्ट हो जाता है। सिस अकोनिटेट जो होता है ये फिर आइसोमराइजेशन करके हाइड्रेशन करता है, यानी इसमें वाटर दोबारा ऐड होगा तो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर। तो बेसिकली सिट्रेट और आइसोसिट्रेट आइसोमर ही थे, क्योंकि उसमें से सिस अकोनिटेट बना था और उसमें जब वाटर दोबारा ऐड होकर रीअरेंज होगा तो वो आइसोसिट्रेट बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2 स्टेप्स में ये होता है कि ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन होती है, कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो डीकार्बोजाइलेशन, ये पहला कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जो यहाँ से रिलीज़ हुआ है। ठीक है, और उसके बाद रिजल्टेंटली अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट बन जाता है। अब अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट जब आगे मूव करता है तो यहीं से एक हाइड्रोजन भी बाहर चला जाता है और आपके पास एक NADH बन जाता है, यानी एक अदद अब आपके पास जो है वो NADH मॉलिक्यूल जो है ना ये भी बन चुका है। अच्छा, ये आपने याद रखना है, हम यहाँ पे NADH की बात कर रहे हैं क्योंकि हम रेस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट है, ये अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन कॉज करता है, क्योंकि ये 4 कार्बन कंटेनिंग था। अब एक और कार्बन डाइऑक्साइड इससे जो है ना ये रिमूव हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में, कोएंजाइम ए फिर आके अटैच हो जाएगा
सक्सिनाइल को ये बना देगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहीं से NADH भी बनेगा, तो आपके पास एक और NADH भी यहाँ पे बन गया। अब रिजल्टेंटली हमारे पास क्या होता है, सक्सिनाइल को ए जो जैसे ही वहाँ से कोई ग्रुप हटता है तो सक्सिनेट बन जाता है। यहाँ पे GTP की साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है तो आपके पास GTP बन जाता है। अब GTP एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि फर्दर जो है ना अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है ना ATP को दे देता है। तो हमारे पास बेसिकली GTP की मदद से ATP का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अब आपके पास जो है ना एक ATP भी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी तक आपने ये याद रखना है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन चुके हैं, 2 NADH बन चुका है और एक ATP का मॉलिक्यूल जहाँ तक बन चुका है रिजल्टेंटली। फिर उसके बाद क्या होता है, पहले थ्योरी देख लेते हैं फिर साइकिल की तरफ आएंगे। फिर जो होता है ना सक्सिनेट, जब डिहाइड्रोजनेशन जो ऑक्सीडेशन करता है तो वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान आपके पास एक FADH2 बन चुका होता है। जब इसमें वाटर ऐड होगा वो मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें से जब NAD पॉजिटिव यानी एक हाइड्रोजन रिमूव होकर NADH मॉलिक्यूल बनता है तो अल्टीमेटली वो अगेन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट में, और साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। ये थ्योरी थी। हम साइकिल की तरफ आते हैं। हमने ये कहा है कि एसिटाइल को एक ग्रुप जो है साइकिल के अंदर एंटर हुआ तो एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो गया, ठीक है। और ये 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सैलोएसीटेट और ये 2 कार्बन मिलकर बनाते हैं सिट्रेट, जो कि एक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। सिट्रेट में से वाटर चला जाता है, रीअरेंजमेंट होती है, सिस अकोनिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिस अकोनिटेट में वापस वाटर एंटर होता है और इसकी एंट्री की वजह से अगेन इसमें चेंजेस आते हैं और उसके बाद ये सिस आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों ही 6 कार्बन कंटेनिंग है और दोनों ही आइसोमेरिक फॉर्म होती हैं। आइसोसिट्रेट ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, इस वजह से साइकिल में आगे यही चलता है, ठीक है जी। पहले इसमें जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और साथ ही एक हाइड्रोजन भी चला जाता है, तो रिजल्टेंटली डीकार्बोजाइलेशन हो जाती है इसकी, यानी डी और कार्बोजाइलेशन और डिहाइड्रेशन भी, सॉरी, डीकार्बोजाइलेशन और डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है। तो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट बन जाता है, जो कि बेसिकली है क्या, 5 कार्बन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो 5 कार्बन कंटेनिंग अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट बना है, इस दौरान अगर आप नोट करें तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड और पहला NADH आपके पास बन चुका है। फिर होता ये है कि इसके साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिमूव करता है तो सक्सिनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अनस्टेबल है, इस वजह से इसको स्टेबल करने के लिए कोएंजाइम अगेन आके अटैच हो जाता है, तो सक्सिनाइल को ए जो है ये दोबारा बन जाता है इसके साथ, ठीक है जी। इसी के साथ जो है एक NADH यहाँ पे अगेन आपके पास बन गया, तो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा NADH भी आपके पास बन चुका है। फिर जब को ए हट जाता है, पानी आके ऐड होता है और ये स्टेबल होता है, सक्सिनेट में कन्वर्ट हो चुका होता है। इस दौरान GTP तो बन जाता है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि GTP को क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए ये ATP को बनाने में मदद करता है। ये अपनी सारी एनर्जी आगे दे देता है, जिससे क्या होता है कि GTP की मदद से क्या होता है कि एक ATP बन जाता है, ठीक है जी। फ्यूमरेट सक्सिनेट जब आगे फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो इस दौरान फिर FADH2 का मॉलिक्यूल बन चुका होता है, ठीक है। फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड FADH2 बन जाता है। फ्यूमरेट में पानी ऐड होगा, रीअरेंजमेंट होगी तो मेलेट बन जाएगा। अब मेलेट में एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये जब रिमूव होगा आपके पास NADH बन जाएगा, तो रिजल्टेंटली फिर आपके पास ऑक्सैलोएसीटेट आ जाएगा और साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये हम बात कर रहे थे एक पायरुवेट की, ठीक है। ये क्या है कि एक पायरुवेट है जो कि इस तरह से एसिटाइल कोए के फॉर्म में आया और आपके पास क्या चीज़ एंटर हुई है, आपने साइकिल के अंदर क्या चीज़ दिए थे। अब यहाँ पे 2 आपको एसिटाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने बात की है कि ग्लाइकोलिसिस के रिज़ल्ट में आपके पास 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बने थे, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब एक का साइकिल हमने पढ़ा है, दूसरा भी ऐसे ही होगा, तो इसका मतलब है 2 एसिटाइल ग्रुप जो है वो आपके पास मौजूद थे जिसने साइकिल कंटिन्यू किया। आउटपुट आपके पास अब कितनी बनी है ज़रा ये देख लेते हैं। देखें, अब हमने टोटल कलेक्टिव आउटपुट की बात करनी है। दोनों जो है ना जो एसिटाइल ग्रुप हैं, यानी ये 2 दफ़ा ये साइकिल हुआ तो फिर हमारे पास ये टोटल आउटपुट बनी है 4 कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 है ना इसमें, तो ज़ाहिर है 2 दूसरे साइकिल के टोटल 4। एक ATP यहाँ पे बना है, एक दूसरे में बनेगा, टोटल 2 ATP बन जाएंगे। एक NADH यहाँ पे, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 NADH यहाँ पे बने हैं और 3 दूसरे में बनेंगे, टोटल 6। एक FADH यहाँ पे पड़ा, एक दूसरे में बना होगा साइकिल में, तो ये यानी ये जो आपको आउटपुट नज़र आ रही है ये दोनों साइकिल्स की आउटपुट है, यानी 2 एसिटाइल ग्रुप के साइकिल्स के बाद आपके पास ये चीज़ बनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम ज़रा नेट जो है ना काउंट कर लेते हैं
कि हमारे पास टोटल अब एटीपी कितने बने हैं। देखें, अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि ग्लाइकोलिसिस के रिज़ल्ट में, अब ये बात याद रखनी है, मैं नेट एटीपी की बात करें कि टोटल हमारे पास 8 एटीपी हैं, जिसमें से 2 एटीपी तो खुद बने थे और 6 एटीपी इलेक्ट्रॉन ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद एनएडीएच आपको देगा। यानी 2 एटीपी डायरेक्ट बने और 6 एनएडीएच वाले हैं, तो टोटल कितने हो गए 8। ठीक है, पायरुवेट के पीछे ऑक्सीडेशन हुई है एक दफ़ा, यानी उसमें भी ये चीज़ एक दफ़ा बनी है, तो एक एनएडीएच क्योंकि आपको जो है ना 3 एटीपी प्रोवाइड करता है, तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के स्टेप में आपके पास कितने आ गए टोटल, हमने कहा 3 एटीपी। ठीक है, टोटल आपके पास 3 एटीपी बनना शुरू हो जाते हैं, ये सिचुएशन हुई है। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर रहे हैं कि अभी क्रैब साइकिल के अंदर आपके पास 6 एनएडीएच बन गए हैं, 2 एफएडीएच2 बन गए हैं और 2 एटीपी बन गए। इनको कंबाइन अगर हम करते हैं तो 6 एनएडीएच का मतलब ये है 6 एनएडीएच, यानी कि एक एनएडीएच से आपको जो है ना एक एनएडीएच से सॉरी आपके पास 3 एटीपी आते हैं, तो 6 से कितने आ जाएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक से अगर आपके पास 3 एटीपी आए, 3 और 3 6 और 3 9। ठीक है, 3 3 ज़र हमने ये कहा कि टोटल 9 एटीपी यहाँ से बन गए। अब ये आपको जो है ना 2 एटीपी प्रोवाइड करता है एफएडीएच2, तो कितना हो जाएगा इज़ इक्वल टू 4। 9 और 1 10 और 3 कितने हो गए 13। 13 और साथ में ये 2 एटीपी कितने हो गए टोटल 15। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि 15 एटीपी जो हैं ये आपके पास आ जाते हैं कहाँ से भला, ये एक क्रैब साइकिल का रिज़ल्ट है। एक क्रैब साइकिल में आपके पास 15 एटीपी आए हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहा था क्रैब साइकिल, तो क्रैब साइकिल या केस सी में आपके पास 15 एटीपी आए, 2 क्रैब साइकिल हुए हैं, तो मतलब क्या हो गया टोटल हमारे पास कितने आ गए अब यहाँ से 30 एटीपी। यानी ये हमने काउंट किया है कि ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये सारी वो चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पे बात करें कि इसका हमारे पास क्या गेन आया, टोटल हमारे पास 30 एटीपी आ गए। अब हम ज़रा इसको कंबाइन कर लेते हैं, फिर ज़रा क्लियरली कह देते हैं। ग्लाइकोलिसिस के रिज़ल्ट में आपके पास आए थे 8 एटीपी, ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में आपके पास आए थे टोटल हमने कहा कि जो है ना 12 एटीपी एक के केस में। ठीक है, और 2 के केस में तो 12 और 12 2 24 हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। और एक दफ़ा क्रैब साइकिल हुआ तो सॉरी एक दफ़ा सॉरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपके पास टोटल जो है ना 3 आए। ठीक है, और क्रैब साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं टोटल 12। और ये हमने दोनों सिचुएशंस बात की हैं कि हमारे पास एक पायरुवेट है, 2 पायरुवेट होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये 12 और 3 एक की वजह से अगर 15 आ रहे हैं और 2 दफ़ा क्रैब साइकिल हुआ तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे 30 एटीपी। ठीक है जी, अब 30 एटीपी पायरुवेट आपको दे रहा है और 8 ग्लाइकोलिसिस ने दिए, तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी आपके पास इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कितने हो जाते हैं 38 एटीपीज़। समझ आई है, 38 एटीपीज़ टोटल बन गए हैं ना। तो होता ये है कि 2 एटीपी जो हैं इनमें से हम माइनस कर लेते हैं, यूटिलाइज़ हो जाते हैं, तो 36 एटीपी इन टोटल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बने थे। ठीक है, 36 एटीपी इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये बनते हैं। रीज़न क्या है, ये 2 एटीपी कहाँ यूटिलाइज़ हो जाते हैं, ये 2 एटीपीज़ जो होते हैं ना बेसिकली ये क्या करते हैं कि लेट से हम बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और ये साइटोसोल है। तो होता क्या है कि जब पायरुवेट यहाँ पे ट्रांसफ़र होने लगता है तो एनएडीएच यहाँ पे क्योंकि क्रॉस नहीं कर पाता, तो ये अपने 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, जिसके रिज़ल्ट में ये एफएडीएच मॉलिक्यूल जो बना है ना, ये इसी वजह से बना है कि यहाँ पे एफएडीएच2 बनता है। तो इस वजह से अब 2 एफएडीएच2 बने हैं, तो इसका मतलब है कि 2 एटीपी कम हो जाएंगे। एक एफएडीएच बना है यानी कि 1 एटीपी कम हुआ, 2 एफएडीएच बने हैं यानी कि 2 एटीपी कम होंगे। तो इस तरह से -2 हम करके तो टोटल 36 एटीपी आपके इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बन जाते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको समझा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। हमने ये कहा है कि ग्लाइकोलिसिस के रिज़ल्ट में टोटल एटीपी 8 बने हैं, 6 एनएडीएच के हो गए और 2 एग्जैक्टली खुद डायरेक्टली बने थे।
अब 2 पायरुवेट आए हैं, एक पायरुवेट की वजह से ये 3 और 12 एटीपी आपको मिले, 2 की वजह से आपको 15, एक की वजह से अगर 15 मिले हैं तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यानी पायरुवेट आपको 2 पायरुवेट आपको 30 एटीपी दे रहा है। टोटल कितने हो जाएंगे, 30 + 8 हम करेंगे तो हमारे पास ये 38 बन जाएंगे। अब 38 में से हमने ये कहा है कि जब साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट आता है तो FADH2 क्योंकि NADH2 क्योंकि क्रॉस नहीं कर पाता इस बैरियर को, क्योंकि वह हैवी मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन उसको नहीं गुजरने देती, तो एक NADH अपना एक जो हाइड्रोजन है एक FADH को दे देगा। तो जाहिर है कि आपके पास एक ATP कम हो गया, दूसरा NADH अपना सिर्फ एक हाइड्रोजन देता है जिससे दूसरा FADH2 बनता है, तो दूसरा ATP भी कम, -2 करके टोटल हमारे पास क्या होता है 36 ATP बन जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि टोटल 36 एटीपी बनते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स में पूरे 38 ही बनेंगे। रीज़न क्या है, वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं है, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया वाला स्टेप नहीं होता, तो ये चीज़ नहीं है, तो इस वजह से आपके पास टोटल 38 एटीपी बनेंगे। लेकिन प्रोकैरियोट्स में 38 एटीपी, यूकैरियोट्स में यही चीज़ होगी और 36 एटीपी ही आपके बनेंगे। ठीक है जी, दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर ऑफ क्रैब्स साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, या तो ये आ सकता है ड्रॉ द पाथवे ऑफ क्रैब्स साइकिल, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, तो आपने वेल लेबल और अच्छे तरीके से ये बहुत अच्छा सा ड्रॉ कर देना है। साथ आपने इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें मेंशन कर देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा ये भी नीचे बता देना है कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से एक आपको जो है ना 3 एटीपी वहाँ से मिल जाते हैं, क्रैब साइकिल के रिज़ल्ट में 12 मिल गए, यानी इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि एक पायरुवेट अगर आपको 15 एटीपी प्रोवाइड करता है और क्योंकि 2 बने हैं तो मल्टीप्लाई 2 कर दें, इट मीन्स दैट कि पायरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आपके पास 30 एटीपी आ जाते हैं, ठीक है। ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, तो ये अगर आपको आता है तो ये, यानी राइट द डिटेल नोट ऑन क्रैब साइकिल, ये आ सकता है, या ये हो सकता है स्केच द पाथवे ऑफ क्रैब साइकिल, या ड्रॉ द पाथवे ऑफ क्रैब साइकिल, तो ये सीधा सीधा सा एक क्वेश्चन आ सकता है। या एक क्वेश्चन थोड़ा वो आपको कॉन्सेप्चुअल करके घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, वो ये आ सकता है and list the pathway that is involved in the complete oxidation of pyruvate। अब complete oxidation of pyruvate किस में, वो oxidation of pyruvate और क्रैब साइकिल जो दोनों आप लिखेंगे तो complete breakdown of pyruvate भी है, complete oxidation of pyruvate भी है, ठीक है। सो आपने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट ये हो सकती है एंड लिस्ट या ड्रॉ द पाथवे दैट इज़ इन्वॉल्व इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, या यूँ हो सकता है ड्रॉ द पाथवे दैट इज़ इन्वॉल्व इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। तो आपने ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट प्लस उसके साथ ये जो क्रैब साइकिल वाला स्टेप है, ये दोनों चीज़ें लिखनी है, क्योंकि इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है पायरुवेट की, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपने साथ में ये नेट गेन भी टोटल हैंड पर बतानी होगी। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि लेक्चर की आपको अच्छी समझ आई होगी। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो ये आ सकता है ब्रीफली डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, आपको ये वाली चीज़ लाजमी बनानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। सो आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।